तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वैद्युत विभव के जो पहले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जब मैं वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट दे रहा था तो उस कॉन्सेप्ट के दौरान हमने ये देखा कि आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे। आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण का मतलब ये हुआ कि आवेश किस दिशा में गतिमान होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ या निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, यानी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो इसके बारे में हमने वहां पे बखूबी तरीके से चर्चा किया था। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का विमित सूत्र क्या होता है, तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने वहां पे कवर किया था। वैद्युत विभव का क्या महत्व होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया था। तो आज का जो क्लास होगा वो अदर पॉइंट्स पर निर्भर करेगा और इस अदर पॉइंट्स में यानी अन्य बिंदु में हम ये देखेंगे। पहला पॉइंट्स कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वैद्युत विभव के रूप में क्या होता है। वैसे तो ये टॉपिक्स बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है जहां तक मैं मानता हूं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होता है वो इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से अति महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि वैद्युत विभव का जो रेखीय समाकलन वैद्युत क्षेत्र के रूप में क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो नए शब्द आ रहे हैं जैसे वैद्युत क्षेत्र के नया शब्द तो वैसे है नहीं, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है तो इस वजह से मैं इसे नया शब्द कह रहे हैं, नया वर्ड कह रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रेखीय समाकलन क्या होता है, ये बिल्कुल न्यू वर्ड है तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी सोर्स चार्ज को, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो ये मैटर नहीं करता है, किसी भी सोर्स चार्ज को कहीं भी रख देंगे तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है और उस क्षेत्र के अंदर वैद्युत बल का अनुभव होता है। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि रेखीय समाकलन क्या आता है। तो आइए समझते हैं रेखीय समाकलन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अदर पॉइंट्स। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वैद्युत विभव के रूप में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे विभव के बारे में आपको पता, फटाफट आपको पता होगा, कोई दिक्कत है नहीं। वैद्युत क्षेत्र मैंने बता ही रखा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम रेखीय समाकलन को समझने का प्रयास करेंगे। तो रेखीय समाकलन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो सदिश समाकलन होता है वो सदिश समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखीय समाकलन जिसको हम लीनियर इंटीग्रल कहते हैं, पृष्ठीय समाकलन जिसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, और तीसरा आयतनिक समाकलन, आयत। तो फटाफट एक नजरिए से हम देखते हैं कि रेखीय समाकलन क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, आयतनिक समाकलन क्या होता है। पृष्ठीय समाकलन बखूबी तरीके से आपके गॉस थ्योरम में यूज होता है और यहाँ पे इस टॉपिक्स में हम रेखीय समाकलन का यूटिलाइजेशन देखेंगे कि रेखीय समाकलन का क्या उपयोग है। यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी वेक्टर फील्ड की बात करते हैं, कोई भी वेक्टर फील्ड हो, तो उस वेक्टर फील्ड में अगर हम किसी पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने वेक्टर फील्ड मैंने अज्यूम कर लिया। अगर वो वेक्टर फील्ड हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र है, मैंने मान लिया कि वो जो वेक्टर फील्ड है वो वैद्युत क्षेत्र है। वो क्या वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी पॉइंट पर अगर हम किसी पॉइंट पर अगर हम किसी पॉइंट पर डॉट प्रोडक्ट निकालें, डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो इसी डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेखीय समाकलन। देखिए, रेखीय समाकलन हमेशा इनिशियल और फाइनल इनके बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करता, वो भी निश्चित दिशा में।
इनिशियल और फाइनल, तो अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो इनकी बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा वो भी निश्चित दिशा में। तो किसी पॉइंट का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेखीय समाकलन। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट को एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि छोटा सा पार्ट क्या, स्मॉल पार्ट, आर मान लो, एल मान लो, एक्स मान लो, जो आपको अच्छा लगे। तो हमने मान लिया कि स्मॉल पार्ट क्या है, डी आर है। अगर हमने स्मॉल पार्ट डी आर माना है तो हम ये मानेंगे कि इनिशियल और फाइनल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट का जो डॉट प्रोडक्ट निकालना, इस पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट ये होगा। और इसके जो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो वैल्यू होगा फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, वो यही होगा। इसको हम कहेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो इसको कहेंगे रेखीय समाकलन। तो आपने देखा कि किसी भी वेक्टर फील्ड में, किसी भी वेक्टर फील्ड में उस पॉइंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उस डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेखीय समाकलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और रेखीय समाकलन हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, वो भी निश्चित दिशा में। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट्स ले लिया, यहाँ पे इस पॉइंट्स को मैंने ले लिया, इस पॉइंट का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो सेम कंडीशन होगा। इस पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो चूंकि यह पॉइंट किस फील्ड में है, किस वेक्टर फील्ड में, वेक्टर फील्ड ई में है, यानी वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में रखा गया, सदिश वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम यहाँ पे स्मॉल पार्ट को एज्यूम करेंगे, तो स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा, आपका मैंने मान लिया आर है। अगर वो यहाँ इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन को शो करने के लिए वो मैंने मान लिया E1 है, तो यहाँ इसका ये हो जाएगा वेक्टर E1 डॉट वेक्टर डी आर। इसका जो इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर E1 डॉट वेक्टर डी आर हो जाएगा ये। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर फील्ड में, किसी वेक्टर फील्ड में, उस वेक्टर फील्ड की किसी भी बिंदु पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, रेखीय समाकलन कहलाएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें स्मॉल पार्ट यानी आंशिक भाग का हमें वहां पे अनुमान लगाना पड़ेगा। आंशिक भाग को हम वहां पे एज्यूम करेंगे और उस एज्यूम्शंस को हम यहाँ पे उसके साथ डॉट मल्टीपल कर देंगे, तो जो कि मेरा कहलाएगा रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन हमेशा इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करता है कि निश्चित दिशा में कैलकुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं रेखीय समाकलन। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र मैंने कौन सा लिया, जो सदिश क्षेत्र मैंने लिया, वैद्युत क्षेत्र लिया। तो अब इसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब यही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। तो ये dr आ गया तो रेखीय समाकलन हो गया, और यहाँ पे इसके साथ वैद्युत क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाएगा। पृष्ठीय समाकलन की बात मैं करता हूं तो बिल्कुल सेम कंडीशन होगा कि किसी भी वेक्टर फील्ड में, किसी भी वेक्टर फील्ड में उस फील्ड के साथ जो स्मॉल पार्ट का जो स्मॉल सरफेस होता है, स्मॉल सरफेस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उस डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं पृष्ठीय समाकलन। आयतनिक समाकलन का मतलब क्या होगा, किसी भी फील्ड में उस फील्ड के साथ उसके आयतन का मतलब उसके स्मॉल पार्ट्स, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पार्ट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उस डॉट प्रोडक्ट को हम कह देते हैं यहाँ पे आयतनिक समाकलन। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं कि रेखीय समाकलन का मतलब क्या हुआ, लेंथ के रिस्पेक्ट में स्मॉल पार्ट लेंथ, रेखी का मतलब लग रहा एक रेखा स्ट्रेट लाइन होगा, जिगजैग होगा, जो भी होगा, एक रेखा होगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो सकता है। तो अगर आपको समझने के नजरिए से बताया तो उस फील्ड के साथ, उस फील्ड के साथ उसके लेंथ के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो रेखीय समाकलन हो जाएगा। उस फील्ड के साथ अगर उसके हम सरफेस का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। उस फील्ड के साथ अगर हम उसके वॉल्यूम का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये आपका था रेखीय समाकलन, और ये था आपका पृष्ठीय समाकलन, और ये था आपका आयतनिक समाकलन। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये साइन लगा रखा है, ये मतलब क्लोज सरफेस को शो अप कर रहा है, बंद पृष्ठ को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैं 3 बार लगाया, मतलब ये आयतनिक समाकलन को व्यक्त कर रहा है। क्लियर है? रेखीय समाकलन मतलब ये इनिशियल और फाइनल के बीच की वैल्यू को फिक्स दिशा, मतलब एक निश्चित दिशा में कैलकुलेट करता है, जिस वजह से यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मैंने लगा दिया। ठीक है, पॉइंट्स की जैसे मैं बात करूंगा तो पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपके माइंड में जाएगा स्मॉल पार्ट, स्मॉल लेंथ। ठीक है,
स्मॉल पार्ट का मतलब स्मॉल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्मॉल लेंथ आपका डीएल भी हो सकता है, डीआर भी हो सकता है, डीएक्स भी हो सकता है, डीवाई भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। पृष्ठीय समाकलन की बात मैं करता हूँ तो उस फील्ड के साथ उस पृष्ठ के आंशिक भाग, उस पृष्ठ के आंशिक भाग का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। आयतनिक समाकलन की बात करता हूं तो उस फील्ड के साथ उस सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं, सॉलिड का जो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल भाग होता है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको बोलेंगे आयतनिक समाकलन। तो ये था आपका सदिश समाकलन का प्रकार, जो कि हमने देखा कि रेखीय समाकलन क्या होता है। तो उस फील्ड के साथ हमने यहाँ पे लेंथ के साथ, हमने स्मॉल लेंथ के साथ हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला तो उसे रेखीय समाकलन बोलेंगे। तो फील्ड कौन सा लिया गया, तो वैद्युत क्षेत्र लिया गया, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ हमने इसका जैसे डॉट प्रोडक्ट किया तो उसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्लियर है? तो हमने देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है, और इसी रेखीय समाकलन का जो फॉर्म निकालेंगे वो वैद्युत विभव के फॉर्म में निकालेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशंस को देखते हैं। जब मैं डेरिवेशंस की तरफ आगे बढ़ता हूं तो एक सिंपल सा यहाँ पे हम फिगर को वॉच करेंगे। मैंने मान लिया कि जो टेस्ट चार्ज है, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ विस्थापित हो रहा है। लेकिन ये जो विस्थापित होने की जो इसकी प्रक्रिया है वो हमेशा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। हम यहाँ पे जब रेखीय समाकलन निकालने की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे वेक्टर फील्ड को एज्यूम करना होगा, मानना होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड है जिसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो इस परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी के लिए विस्थापित कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि क्यू नॉट पर कितने बल काम करेंगे। लगने वाले बल स्टेप फर्स्ट में, यानी जैसे हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं तो इस परीक्षण आवेश पर कितने बल कार्य कर रहे हैं। तो इस परीक्षण आवेश पे दो बल कार्य करेगा। एक पहला जो बल होगा वो वैद्युत बल होगा, और दूसरा जो बल होगा वो बाह्य बल होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, टेंडेंसी तो रिपेल करने की है, टेंडेंसी अगर रिपेल करने की विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ेगी, बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी, तभी हम विस्थापित कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। वैद्युत बल का जो मान होगा वो ये होगा, E फॉर इलेक्ट्रिक, F फॉर फोर्स, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। अब जितना वैद्युत बल लग रहा है उतना ही बाह्य बल लगेगा। इसको हम EXT से दिखाते हैं, ये भी A इंटू क्यू नॉट के बराबर ही होगा। लेकिन यहां पे हम थोड़ा देखेंगे कि अगर ये टेस्ट चार्ज है तो वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र कार्यरत होता है उसी दिशा में वैद्युत बल कार्यरत होता है। तो वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में कार्यरत है तो मतलब वैद्युत बल भी इसी दिशा में कार्यरत होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही वैद्युत बल की दिशा है, लेकिन जो बाह्य बल की दिशा होगी वो बिल्कुल विपरीत होगी, वो बाह्य बल की दिशा ये हो जाएगा EXT। तो बाह्य बल यहाँ वैद्युत क्षेत्र के, बाह्य बल वैद्युत बल की विपरीत दिशा में कार्यरत है, या ये भी हम कह सकते हैं कि जो बाह्य बल है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्यरत है। तो विपरीत के लिए हम यहाँ पे दिखाने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस, नेगेटिव साइन लगा देंगे। और ये नेगेटिव साइन ये शो ऑफ कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है यह व्यक्त कर रहा है कि जो बाह्य बल है वह वैद्युत बल की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है वो यह व्यक्त कर रहा है कि जो बाह्य बल काम कर रहा है वो वैद्युत बल की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यानी वैद्युत बल इस दिशा में कार्य कर रहा है तो जो बाह्य बल होगा उसकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ये आपका स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि वैद्युत बल परीक्षण आवेश पे इतने इतने बल कार्य कर रहे हैं। स्टेप 2 पे जब आते हैं, स्टेप 2 पे जब हम आ रहे हैं तो हम पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हम किसी पॉइंट का, चूंकि हमें जो डेरिवेशंस करना है रेखीय समाकलन के रूप में करना है। अब जब रेखीय समाकलन के रूप में करेंगे तो अभी जस्ट मैंने बताया कि हमें पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसे इनिशियल मान लेते हैं और इस पॉइंट्स को हम फाइनल मान लेते हैं, इसको इनिशियल इसको फाइनल,
तो हमने, अगर हम इस डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लें कि आर है, स्मॉल आर है, ठीक है, तो हम जैसे पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें, इस पॉइंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम जैसे डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो हमने मान लिया कि ये जो स्मॉल लेंथ होगा वो डी आर होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है गतिमान होगा अल्पांश भाग के लिए। अल्पांश भाग यहाँ पे क्या माना जाएगा, वो डी आर माना जाएगा। जो क्यू नॉट होगा वो गतिमान होगा अल्पांश भाग के लिए। अब अल्पांश भाग के लिए जब गतिमान है, जब हम इस परीक्षण आवेश को इस अल्पांश भाग तक विस्थापित कर रहे हैं, अल्पांश भाग के लिए विस्थापित कर रहे हैं, तो कितना कार्य किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा तो वर्क भी बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे वर्क होगा वो हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यह टेस्ट चार्ज किस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण या एक्सटर्नल फोर्स के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा उससे दूर भेजने का प्रयास कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किसके कारण कर रहा है, वाह बल के कारण कर रहा है। तो वाह बल का मान यहां लिखेंगे ई एक्स टी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, डी आर का हो रहा, तो हो जाएगा डी आर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स क्या वैल्यू कितना, इस अगर इक्वेशन नंबर 1 बनाकर हम छोड़ देता हूं, ये हो जाएगा आपका माइनस ए इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा कि जो टेस्ट चार्ज है वो अल्पांश भाग के लिए जब मूव कर रहा है, जब गतिमान हो रहा है, तो हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 2 में इतना वर्क हो रहा है। क्लियर है। फिर से मैं बता रहा हूं कि एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इसको हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी के लिए विस्थापित कर रहे हैं। अब विस्थापन के दौरान इस परीक्षण आवेश पे दो बल कार्य कर रहा है, एक वैद्युत बल, एक वैद्युत बल, दूसरा वायु बल। वैद्युत बल का जो मान होगा एफ ई बराबर एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ ई इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। और ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वही वैद्युत बल की दिशा होती है। चूंकि हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, तो जो वाह बल होगा वो हमेशा वैद्युत बल की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो विपरीत के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे साइन, और यह विपरीत दिशा में ये जो नेगेटिविटी जो साइन है वो ये दिखा रहा है कि जो वैद्युत बल और वाह बल की जो दिशा है दोनों का परिमाण तो बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है। देखिए दोनों का परिमाण बराबर है, इसका भी परिमाण बराबर, इसका भी परिमाण बराबर, लेकिन जो दिशा है दोनों की विपरीत दिशा है, एक ऊपर दूसरा नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब अल्पांश भाग के लिए हमने देखा कि कितना वर्क हो रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाया। फोर्स कौन सा लिया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लिया जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स की हमने वैल्यू पुट किया और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर है। अब जैसा कि हमने बताया है आप लोगों को, स्टेप नंबर 3 में आते हैं। अब जैसा कि हमने बताया है कि रेखीय समाकलन क्या करता है, वो इनिशियल से फाइनल, फिर से मेरी बात को समझिएगा, जैसा मैंने इससे अभी पहले जो मैंने डिस्कस किया, तो मैंने बताया कि जो रेखीय समाकलन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम के बीच का जो मान होता है एक निश्चित दिशा में ज्ञात करता है। तो हम यहाँ पे जब रेखीय समाकलन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम लिखेंगे, अतः ये जो क्यू नॉट होगा इसे हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कितना वर्क हो रहा है, ए से बी के लिए कितना वर्क होगा, कार्य निकालेंगे। यानी ए आपका क्या था, इनिशियल था, और बी आपका क्या था, फाइनल था। अब वही इनिशियल और फाइनल वाला कंडीशन यहाँ पे आ गया। तो जब हम ए से बी के लिए वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते समय नीचे लोअर लिमिट अपर ए कर देंगे, अपर लिमिट बी कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, और यहाँ भी लगा देंगे, वही आपका कॉन्सेप्ट होगा ए बी, माइनस को मैंने अलग कर दिया, ई क्यू नॉट इंटू डी आर। कॉन्सेप्ट को अगर हम कैलकुलेशन आगे, अगर हम और आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे कि ये डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे दिखा देते हैं ए बी, यानी ए से बी तक आने में कितना कार्य करना पड़ा, कैपिटल डब्ल्यू काम करना पड़ा। ये नेगेटिविटी साइन है, यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा आपका बी इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। अगले स्टेप्स हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट को उठाकर इधर भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
ए टू बी इंटू डी आर। क्लियर है? अब देखिए ये वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज है, तो जब वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, जब फार्मूला होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब मैं बोलूं कि जैसे यहाँ पे ये था, कुछ ऐसे था, ये यहाँ पे समझना आपको, यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था, फोर्स आपका इसी के अलॉन्ग लगा था एफ ई, और ये आपका टेस्ट चार्ज था। टेस्ट चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कहलाएगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल कहलाएगा। क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन बढ़ रहा, और जैसे इसके टेंडेंसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो वर्क डन कम हो रहा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, मतलब कि वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। अगर वी ए माइनस वी बी लिखते हैं तो फिर आपका नेगेटिविटी साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए बी इंटू डी आर, ये आपका डेरिवेशन था। इसको और भी सॉल्व करें, इफ लगा दें। हमने मान लिया कि जो पॉइंट ए है, वो पॉइंट ए कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल्स होता है वो जीरो होता है। इफ ए को हमने मान लिया इन्फिनिटी पे, तब जो वी ए है वो जीरो हो जाएगा, पॉइंट ए पर जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अतः अब आपके सामने जो इक्वेशन आ जाएगा ये वाला आ जाएगा वी बी। तो सिंगल पॉइंट्स को हम एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल वी बच रहा है, तो हम इसे कैपिटल वी ही मान लेते हैं। ठीक है, अब सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल्स निकालना है तो वी ही कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए की जगह हम पुट करेंगे इनफाइनाइट, लेकिन जब हम बी की बात करते हैं तो डिस्टेंस ये ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना माना जाएगा, तब आर माना जाएगा। ये आपका डेरिवेशन था। तो आपने देखा कि ये वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वैद्युत विभव के रूप में है। तो इसी को हमें यहाँ पे डिराइव करना था, जो कि हमने डिराइव कर रखा है। वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, फिर देखिएगा वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये डॉट प्रोडक्ट किसी पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ले रखा था, उस पॉइंट का हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला था, इस पॉइंट का हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला था, तो किसी पॉइंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वैद्युत विभव के रूप में है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इस पे थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और चैप्टर को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, लास्ट में ये कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो वीडियो का अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस चैनल पे मैं चैप्टर वाइज पॉइंट टू पॉइंट्स कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये अभी आपका चैप्टर 2 चल रहा है, इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। जैसा कि आज ये पहला पॉइंट हमने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तमाम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।